इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर इलारा कैपिटल की श्वेता दफ्तरदार, जो कि बीएफएसआई सेगमेंट को बहुत ही करीब से ट्रैक करती हैं। श्वेता, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे श्वेता ये समझना चाहेंगे कि कल आरबीआई की तरफ से सख्ती हुई है एमएनएम फाइनेंस पर, आज शेयर क्रैश हो रहा है और उसके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेगमेंट की बाकी जो कंपनियां हैं वहां पर भी अब प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। आप श्वेता बताइए कि डर किस बात का है, आखिर ये शेयर क्यों टूट रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर रिकवरी एजेंट की मदद ना लेके खुद से अगर अपने एम्प्लॉय से अगर रिकवरी करानी पड़े तो शायद कंपनियों के कॉस्ट पर थोड़ा प्रेशर आएगा? यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो स्टॉक्स में अभी बना रहेगा। ये जो महिंद्रा फाइनेंस की जो न्यूज आई है, रिकवरी एजेंट से जो बोरोवर्स को परेशानी हुई है, ये इस बार रिजर्व बैंक ने बहुत ही स्ट्रांगली कदम उठाया है। सो मुझे लगता है कि आगे जाकर कलेक्शंस में शिफ्ट आने वाली है। जो भी थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जहां से मोस्ट ऑफ एनबीएफसी कलेक्शंस करवाते हैं, ये प्रैक्टिस अभी एटलीस्ट महिंद्रा फाइनेंस के लिए तो तुरंत बंद करवा दी गई है। ये जानना जरूरी है कि क्या ये लागू होता है और बाकी एनबीएफसीज के लिए भी, और अगर ऐसा होता है तो फिर कलेक्शन और रिकवरीज में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इन द इंटरिम पीरियड, एटलीस्ट फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स, जहां पे मोस्ट ऑफ दीज एनबीएफसीज को फीट ऑन स्ट्रीट मॉडल थोड़ा रैंप अप करना पड़ेगा, जहां पे इनको टीम डालनी पड़ेगी, इन हाउस टीम, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो या ये जो नीजक रिएक्शन है थोड़ा काफी वैलिड है। सो ये जो हमें देखने मिल रहा है सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में, ये थोड़ी सी प्रेशर बनी रहेगी। तो एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, देखिए हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी की दिक्कत नहीं होती, वहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। आप सेम हम देखते हैं कि उसी तरह की कुछ स्थिति हम देखते हैं कंज्यूमर फाइनेंस में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो कंपनियां व्हीकल फाइनेंस में यानी कि गाड़ियों के फाइनेंस में एंगेज्ड हैं वहां पर ये कलेक्शन वाली प्रॉब्लम आती है और शायद रिकवरी एजेंट वहीं पर प्ले में आते हैं। तो अगर आरबीआई का मान लीजिए ये दायरा बढ़ता भी है तो शायद व्हीकल फाइनेंस में बढ़े। आपको क्या सेंस लग रहा है? या देखिए, माइक्रो फाइनेंस और जो कंज्यूमर फाइनेंस लोन प्रोफाइल्स है, लोन बुक है, ये काफी शॉर्ट टेन्योर होती है। इसमें चर्न रेट हाई होता है, ये अनसिक्योर्ड होती है। तो यहाँ पर अगर कोई डेलिंक्वेंसीज आती है, कोई बैड एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाता है, तो कंपनी ज्यादातर राइट ऑफ करके प्रोविजनिंग हाई बढ़ाकर इसको संभाल लेती है। बट अगर कोई एसेट फाइनेंस होता है, जैसे कि व्हीकल फाइनेंस, जहाँ पे रीपजेस किया जाता है एसेट को, जहाँ पे रिकवरीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है रीपोजेशन की, तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती है। वहां पर प्रोसीजर थोड़ा लेंदन भी हो जाता है। तो आपकी बात सही है कि व्हीकल फाइनेंस है, उसको थोड़ी सी कलेक्शंस और रिकवरीज में इन दी इंटरिम पीरियड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेम्पररीली दिक्कतें आ सकती है। आरबीआई का यही मानना हमेशा रहा है, अगर वो माइक्रो फाइनेंस हो, व्हीकल हो या कोई भी लेंडिंग एसेट हो, कोई भी पोर्टफोलियो हो, कस्टमर्स बोथ बी इट कस्टमर्स या लेंडर्स, दोनों को साथ ही साथ में द एंटायर लेंडिंग प्रैक्टिसेस शुड एंड ऑफ द डे बेनिफिट टू ऑल। तो ये जो आरबीआई ने हमेशा बनाकर रखा है, उसके चलते डेफिनेटली कोई ना कोई आगे जाकर अभी ये महिंद्रा फाइनेंस इशू के बाद रेगुलेशंस में थोड़ी बहुत चेंजेस तो डेफिनेटली आ सकती है। तो एक आखिरी सवाल और उसमें एक छोटा सा सवाल और मैं क्लब करूंगा। आप हमें जरा एक सेंस देने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि अगर आरबीआई की सख्ती और बढ़ती है, दायरा और बढ़ता है और कंपनियों को खुद के एम्प्लॉयज से अगर रिकवरी करानी पड़ती है तो कितनी कॉस्ट बढ़ सकती है, कितना मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है, और साथ में ये भी बताइए कि अभी मौजूदा सिनेरियो में सबसे बेहतर एनबीएफसी, सबसे मजबूत एनबीएफसी आपकी नजर में कौन सी है? ओके, तो या आप सही कह रहे हैं कि अगर मोस्ट ऑफ दीज एनबीएफसीज को अगर खुद की टीम रैंप अप करनी पड़ती है, कलेक्शन टीम ऑन ग्राउंड पे बढ़ानी पड़ती है, थर्ड पार्टी एजेंट्स को अगर और ये अगर आउटसोर्स एजेंसीज को पूरी तरह से बंद करवाना पड़ता है, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर्स बना रहेगा। अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड
कॉस्ट प्रेशर्स वैसे भी थोड़ा बहुत बढ़ गया था फॉर मोस्ट ऑफ दीज एनबीएफसीज, क्योंकि कलेक्शन एफर्ट्स बढ़ गए थे। तो हालांकि हमारी एस्टिमेट में हमने FY23 में ऐसे पहले बोल दिया था कि कॉस्ट इनकम रेशियोज कम आने की बहुत सारी चांसेस है, बट अगर आगे जाकर कोई आरबीआई के ऐसे सख्त मेजर्स आते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट इनकम रेशियोज या कॉस्ट टू एसेट्स रेशियोज ये सारी कंपनियों के लिए आगे जाकर बढ़ सकते हैं। एज फार एज पूरी सेक्टर में है, द एंटायर सेक्टर इज कंसर्न, तो द बेस्ट प्लेस्ड एनबीएफसीज आज की तारीख में चोलामंडलम फाइनेंस है, जो हमेशा हम इलारा कैपिटल एज अ हाउस वी हैव ऑलवेज रिमेन्ड बाय ऑन चोलामंडलम फाइनेंस। उनके कलेक्शन एफर्ट्स एंड पेनिट्रेशन काफी डीपर है पैन इंडिया, and that is one of the key reasons they have always been better placed as far as asset quality is concerned. बजाज फाइनेंस के हमेशा एसेट क्वालिटी अच्छी रही है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर छोटी कंपनियों में आप देखें तो आवास फाइनेंसियर्स की जो सीट ऑन स्ट्रीट टीम है, जो फिजिटल मॉडल है, जो एंटायर एम्प्लॉई बेस है, वो काफी बड़ा है कंपेयर टू इवन बिगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये जो फ्यू कंपनीज है जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे टीम्स काफी स्ट्रांग है एंड इन्होंने हमेशा एसेट क्वालिटी में अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कलेक्शंस और रिकवरीज भी हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। ठीक है श्वेता, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। वापस से एक बार इस खबर की तरफ रुख करें तो एम फाइनेंस में जो हम 10% की आज गिरावट देख रहे हैं, वहाँ पे निर्देश है कि थर्ड पार्टी या आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं आप रिकवरी के लिए, पर अपने एम्प्लॉय से आप रिकवरी ज़रूर करवा सकते हैं। दो सवाल हैं। सबसे पहले कि एक बार आप कुछ आइडिया दे पाएंगी कि इस पूरी रिकवरी में थर्ड पार्टी एजेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है? क्या वो 50% से भी ज़्यादा रिकवरी करते हैं? क्योंकि स्टॉक में आज एक शार्प रिएक्शन देखने को मिला है। और दूसरा कि जो रिएक्शन है, क्या आपको लगता है उम्मीद से ज़्यादा हो चला है इस खबर के दम पे, या ये लाजमी है कि इतना करेक्शन आना चाहिए? तो जनरली वही होता है टिपिकल एनबीएफसी मॉडल में, कलेक्शंस जब कलेक्शंस की बात आती है तो एक मिक्स होता है इन हाउस टीम का और थर्ड पार्टी एजेंसीज का, जहाँ पे पेनिट्रेशन थोड़ा डीपर होता है, रूरल सेमी अर्बन में होता है, तो डेफिनेटली एनबीएफसी थर्ड पार्टी एजेंसीज की भी मदद लेती है ऐसे रिकवरीज के लिए। अगर आपको परसेंटेज बताया जाए तो जब तक हमें कंपनी से कोई नंबर्स नहीं मिलते, हम डेफिनेटली वो डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। बट या अगर आप सिनेरियो की बात करें तो फिर सीट ऑन स्ट्रीट मॉडल एनबीएफसी का काफी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। अभी ये आरबीआई ने ये सख्ती लाने के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद आगे जाकर यही हमें देखने मिलेगा कि ये मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी को, लेंडर्स को अपनी इन हाउस टीम को ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अपनी जो थर्ड पार्टी एजेंसी की जो हेल्प है या वो सपोर्ट है, वो डेफिनेटली अभी निकल जाएगा और इसका असर सारे एनबीएफसी पे, सारे कंपनीज पे, न्यू एज कंपनीज पे भी पड़ सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका थोड़ा कॉस्ट मैट्रिक्स पे प्रेशर आ सकता है, बट डेफिनेटली जैसे अभी सिनेरियो जो है, इकोनॉमी जो पिकअप कर रही है, क्रेडिट ग्रोथ भी स्टेबलाइज हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एनबीएफसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इनके पास लिक्विडिटी बफर्स है, तो क्रेडिट कॉस्ट जो है, प्रोविजनिंग जो है, आगे जाकर वो कम होने वाली है। तो उसके चलते हुए हमें लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर एनबीएफसी अर्निंग्स पे आना चाहिए। इवन दो कॉस्ट बढ़ता है, बट देयर आर अदर लीवर्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेटमेंट है एनबीएफसी का, इसमें काफी लीवर्स है जहां पे प्रेशर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है श्वेता, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे से आपने चीज़ों को समअप किया और हमारे दर्शकों के लिए आपने स्टॉक्स भी बताए। बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस और आवास फाइनेंशियर्स, ये हैं टॉपिक श्वेता की तरफ से एनबीएफसी स्पेस में।